इस वक्त आपको सीधे देहरादून लेकर चलते हैं, जहां पर नियुक्ति पत्र वितरण समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नियुक्ति पत्र वितरण समारोह कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं और इसके साथ ही कई विभागों के यहां पर मंत्री भी मौजूद हैं। रेखार यहां पर मौजूद हैं, सतपाल महाराज भी मौजूद हैं और जो नियुक्तियां हुई हैं उसमें नियुक्ति पत्र वितरण मुख्यमंत्री के हाथों किया जाएगा। हर कदम पर नया रास्ता दिखता चला जाएगा, हर कदम पर नया रास्ता दिखता चला जाएगा। और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी को, माननीय कैबिनेट मंत्री जी, उनके उद्बोधन के लिए तालियों के साथ स्वागत। बोले भारत माता की। आज तो भैया नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं तो आवाज तो तेज होनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस बहुत ही भव्य कार्यक्रम में हम सभी को आशीर्वाद देने पधारे हमारे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर आपको बता दें, लखीमपुर खीरी विधायक थप्पड़ कांड को लेकर बोले सांसद। पीड़ित विधायक के समर्थन में सांसद बोले। सपा सांसद उत्कर्ष वर्मा ने जारी किया बयान। सपा सांसद उत्कर्ष वर्मा ने बयान जारी किया है। पीड़ित विधायक के समर्थन में सपा सांसद उत्कर्ष वर्मा ने कहा है। तो आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी विधायक थप्पड़ कांड को लेकर सांसद पीड़ित सांसद के समर्थन में बोले हैं। कि अगर आपकी मौजूदगी में विधायक ने उठाई और उसके बाद में उनके ऊपर लोग हमलावर हो गए और उनके साथ जो ये घटना हुई है, इसकी हम भी निंदा करते हैं। क्योंकि संवैधानिक पद पर अगर कोई व्यक्ति है, विधायक है, जनता ने चुना है, और अगर विधायक सुरक्षित नहीं है, प्रशासन की मौजूदगी में अगर इतनी बड़ी घटना किसी भी विधायक के साथ हो रही है तो ये बहुत ही ख़राब है। इसकी हम बहुत निंदा करते हैं और जिला प्रशासन से ये कहना भी चाहते हैं कि अगर आपकी मौजूदगी में विधायक सुरक्षित नहीं है और घटना होने के बाद आज 3 से 4 दिन शायद होने को हैं और विधायक अगर अपनी FIR नहीं लिखवा पा रहे हैं तो ये बहुत सोचने का विषय है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल रामपुर पहुंची, जहां राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख, शहर विधायक आकाश सक्सेना और मिलक शाहाबाद विधायक राजबाला ने उनका स्वागत और अभिनंदन किया। इसके बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने रजा लाइब्रेरी में पहुंचकर रजा लाइब्रेरी के 250 साल पूरे होने पर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस फोर्स जगह जगह पर तैनात रही। बलिया के सहतवार नगर बांसडीह कोतवाली थाना क्षेत्र के राजागांव खरोनी में दशहरे के दिन रामलीला मैदान में रावण दहन के दौरान दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई थी, जिसमें सहतवार के चेयरमैन नीरज सिंह उर्फ गुड्डू पर मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीरज सिंह ने बताया कि वे सपा के नेता हैं। दशहरे के दिन उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था, जहां अपने संबोधन के बाद वे वापस चले गए। इसके बाद मैदान में मारपीट की घटना हुई और मेरे ऊपर भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि क्षेत्रीय विधायक केतकी सिंह के इशारे पर राजनीतिक द्वेष के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने अपने ऊपर दर्ज हुए मुकदमे को फर्जी बताते हुए इसकी घोर निंदा की है। क्या होगा, आपका क्या निर्णय लेंगे? हम अपने सारे कार्यकर्ताओं के साथ बैठेंगे, इस पर बात होगी। अगर कहेंगे मैं कार्यकर्ताओं के दम पे चलता हूं और अपने नेताओं के आदेश पे चलता हूं, तो हमारे नेताओं का जो आदेश होगा, हमारे कार्यकर्ताओं का जो आदेश होगा। नीरज सिंह गुड्डू अपने घर के लिए नहीं रहते हैं, न घर का कोई काम है, न घर की कोई बात है। तो चाहे जेल में रहे चाहे बाहर रहे, इसकी नीरज सिंह गुड्डू को कोई असर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन सैद्धांतिक लड़ाई में नीरज सिंह गुड्डू कहीं जाने को तैयार हैं। इस तरह से घटिया राजनीति करके नाम डलवाने का काम करने पे ऐसा राजनीति नहीं होना चाहिए। परंपरा गलत है। आज आपकी बारी, कल मेरी बारी, परसों उनकी बारी, लेकिन हम लोग आने के बावजूद भी ऐसा घटिया काम न कभी किए हैं न कभी कर सकते हैं। दशहरे और दुर्गा पूजा का त्यौहार
बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा था। दशहरे पूजन के अंतिम चरण में कल जनपद में कई स्थानों पर रावण दहन का कार्यक्रम था। इसी क्रम में थाना बांसडीह के ग्राम खरौनी में रावण दहन के दौरान दो समितियों के बीच आपस में विवाद हो गया, जिसमें कुछ लोग घायल हुए तथा दोनों समितियों की ओर से थाने पर तहरीर दी गई, जिस तहरीर पर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है तथा दोनों पक्षों के 14 लोगों को पूछताछ के लिए मौके से हिरासत में लिया गया। और इस वक्त आपको फिर देहरादून लेकर चलते हैं, जहां पर नियुक्ति वितरण कार्यक्रम चल रहा है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं। नियुक्ति पत्र मिलने हैं। इस कार्यक्रम में मंच पर आसीन अभी आप सब लोगों ने जिनका संबोधन यहाँ से सुना और उन्होंने राष्ट्र निर्माण में किस प्रकार से आप सबका योगदान होने वाला है, उसके बारे में बहुत ही कम शब्दों में, सार्वजनिक शब्दों में बड़ा एक चित्र हम सबके समक्ष प्रस्तुत किया। हमारे आध्यात्मिक गुरु और उत्तराखंड सरकार के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री आदरणीय सतपाल महाराज जी, और उससे पहले आप सब लोगों ने प्रेमचंद अग्रवाल जी का संबोधन सुना। उन्होंने भी बहुत सारी प्रेरणा किस प्रकार से हम सबको काम करना है बताया। मंच पर आसीन इनको भी बोलना था, लेकिन हम सब अच्छा होता इनको भी सुनते और रेखा जी को भी सुनते, सौरभ जी को भी सुनते, लेकिन समय की बाध्यता के कारण हम इनको सुन नहीं पाए। आदरणीय गणेश जोशी जी, रेखा जी, सौरभ जी और इस कार्यक्रम के संयोजक, आज मैं बहुत सारे कार्यक्रमों में इसमें सम्मिलित हो गया हूँ। मुझे लगता है कि सैकड़ों कार्यक्रम हो गए और उन सैकड़ों कार्यक्रमों में आज का कार्यक्रम मुझे बहुत ही ज्यादा भव्यता और बहुत ही ग्रेसफुल उसका संयोजन करने वाले हमारे अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन जी और कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, सभी प्रमुख सचिव श्री सुधांशु जी, श्री फनेज जी और हमारे डीजीपी साहब और सभी उपस्थित हमारे सभी अधिकारीगण, सभी सचिवगण, विभिन्न विभागों से आए हुए सभी अधिकारीगण, और आज जिनके लिए ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहा है, जिनके प्रोत्साहन के लिए और जिनको आज अपने जीवन की एक नई शुरुआत की ओर आगे बढ़ना है, ऐसे मेरे सभी नवनियुक्त प्रांतीय सिविल सेवा के अधिकारी, मैं आप सबको आज के इस अवसर पर बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो आज पहली बार ये ऊपर लिखा है मुख्य सेवक सदन, इस मुख्य सेवक सदन में पहली बार आए होंगे। ऐसे कितने लोग हैं? काफी बड़ी संख्या है, 80% से ज्यादा है। तो जो पहली बार आए हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूं, और जो इससे पहले आए हैं उन सभी का मैं हृदय से यहां पर उपस्थित होने के लिए, इस कार्यक्रम में आज सम्मिलित होने के लिए आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और मैं आज के इस बहुत ही विशिष्ट कार्यक्रम के अवसर पर आप सबके माता पिता, आप सबके अभिभावक, आप सबके गुरुजन, जिन्होंने आप सबको यहां तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, उनके आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से आप आज इस परीक्षा में सफल हुए हैं। और अभी आनंद जी से मैं पूछ रहा था तो आनंद जी ने बताया कि 2,50,000 अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा के फॉर्म भरे हैं, और 2,50,000 कितनी बड़ी संख्या है, उसमें से 289 लोगों को ही चयन होने का अवसर मिला है। तो इसमें जहां आप सबका परिश्रम है, आप सबकी मेहनत है,
वहीं आप सबके माता पिता, आप सबके गुरुजन और जिन्होंने भी आपको आगे बढ़ाने में योगदान दिया है, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। मैं इस अवसर पर उन सबका भी अभिनंदन करता हूं जिन्होंने अपने बच्चों को यहां तक पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज हम सब लोगों के लिए भी बड़े सौभाग्य की बात है, जहां आप लोगों को तो अत्यंत खुशी हो रही होगी कि आज आप सबको नियुक्ति पत्र मिलने जा रहे हैं। हम लोगों के लिए भी बड़ी आज खुशी की बात है कि हम राज्य के ऐसे कर्णधार जिन्होंने आने वाले समय में अपनी बहुत बड़ी भूमिका राज्य और राष्ट्र के निर्माण में देनी है, उन सभी कर्णधारों को आज नियुक्ति पत्र सौंपने का सौभाग्य हम लोगों को भी प्राप्त हो रहा है। क्योंकि आप सब लोग अमृतकाल के सिपाही हैं, अमृतकाल के कर्मयोगी हैं, अमृतकाल के वो सहयात्री हैं जो आने वाले 25 साल में हमारे प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न और संकल्प है कि भारत 2047 में जब हम आजादी की शताब्दी मना रहे होंगे, भारत उस समय विकसित भारत के रूप में हम सब उस स्वप्न को पूरा कर रहे होंगे जो आज देखा जा रहा है। आज का ये अवसर आपके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है, बल्कि ये हमारे राज्य के उज्जवल भविष्य के लिए भी, उसकी नींव निर्धारण के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये 19 विभागों में 289 से अधिक अधिकारियों की जो नियुक्ति है, इससे निश्चित रूप से आदरणीय प्रेमचंद जी कह रहे थे कि इनका विभाग मजबूत होने वाला है। इनके विभाग के साथ साथ सारे विभाग हम सबके सारे विभाग सशक्त होने वाले हैं, सभी मजबूत होने वाले हैं और इससे हमारे शासन को और इस व्यवस्था को एक नई गति मिलेगी, एक नई प्रगति मिलेगी और एक नई दिशा मिलेगी। मेरा हमेशा से मानना है कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तैयार करना, ये राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया है उसका एक बहुत ही अहम हिस्सा है। क्योंकि किसी भी देश के लिए उसके युवा ही उस राष्ट्र के निर्माण में, उस राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि 4 जुलाई 2021 को मुझे भी ये जो जिम्मेदारी मुख्य सेवक के रूप में मिली थी और उसी दिन पहली कैबिनेट में ये संकल्प हमने लिया था, हम सब लोगों ने लिया था कि हम राज्य के अंदर जितने भी हमारे पद रिक्तियां हैं उन सभी पदों को भरेंगे। और उस समय हमने संकल्प लिया था कि लगभग 24,000 नियुक्तियां उस समय रिक्त थी। लेकिन मुझे आज आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि इन 3 सालों में अब आनंद जी कितने 17,500 से 17,500 से ज्यादा नियुक्तियां आज की तिथि तक संपन्न हुई। और ये केवल युवाओं को रोजगार प्रदान करने तक ही सीमित नहीं है, हम इस दिशा में बहुत गंभीर प्रयास कर रहे हैं कि इन जो परीक्षाएं हैं, ये परीक्षाएं सभी पारदर्शी तरीके से हों, निष्पक्ष तरीके से हों और जो योग्यता, क्षमता और प्रतिभा वाले हमारे प्रतिभावान प्रतिभागी हैं, उन सबको चयन का अवसर मिले। और मैं सच बताऊं तो इस बार जो पीसीएस परीक्षा का जो हमारा परिणाम आया, उस परिणाम के बाद मैं प्रदेश के अंदर अधिकांश जिलों में मैं जा चुका हूं और कोई जिला मुझे ऐसा नहीं मिल रहा है जिस जिले में 10 से कम लोग सेलेक्ट हुए हैं। 10 से अधिक संख्या है हर जिले की। और जब उनके माता पिता मिलते हैं और वो धन्यवाद देते हैं सरकार का, तो मैं कहता हूं कि धन्यवाद मेरा, मेरे सहयोगियों का तो जो है हमारा योगदान है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का है, जिन्होंने हमको ये अवसर दिया कि राज्य के इतिहास में जो एक परिपाटी थी, एक मिथक था, उस मिथक को बदला और हमको सेवा करने का अवसर मिला। जो हमारा संकल्प था, उस संकल्प को उन्होंने रुकने नहीं दिया, अनवरत रूप से उस संकल्प को आगे बढ़ाने का
हमने काम किया। आप सभी को भली बात याद होगा कि पहले किस प्रकार से धांधलियां हुआ करती थी, किस प्रकार से पेपर लीक होते थे, पेन ड्राइव पे नकल होती थी, क्वेश्चन बैंक बाहर आ जाया करता था, बड़े बड़े नकल माफिया उस पर हावी होते थे और हमारे नौजवान युवा भाई बहनों का उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता था। गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों का हक मारा जाता था, उनकी योग्यता प्रतिभा क्षमता के साथ अन्याय होता था और योग्य जो उम्मीदवार थे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे आप। आगे बढ़ते हैं। महाराजगंज में लोक निर्माण विभाग का एक कर्मचारी इन दिनों चर्चा में है। दरअसल ये कर्मचारी एक ही जिले में 32 सालों से तैनात है, जो कि नियम विरुद्ध प्रशासनिक अफसर जैसे अहम पद पर बैठकर विभाग और उच्च अधिकारियों की आंख में धूल झोंक रहा है। जिले के सबसे पुराने नेता पनियराने के बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह लोक निर्माण के अधिकारियों को इसके स्थानांतरण के लिए पत्र भेज चुके हैं। इसके अलावा कर्मी के स्थानांतरण और भ्रष्टाचार को लेकर जिले के बीजेपी जिलाध्यक्ष संजय पांडे ने भी मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की है, लेकिन अभी तक इस पत्र पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो 32 सालों से एक ही जगह पर तैनात प्रशासनिक अधिकारी के पद पर यह व्यक्ति, जिसको लेकर कई वरिष्ठ नेता पत्र लिख चुके हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। यानी कि स्थानांतरण को लेकर ही पत्र लिखा गया है कि एक ही जगह पर कोई व्यक्ति कैसे 32 सालों तक रह सकता है। जिन नेताओं ने ये पत्र लिखा है उनका मानना है कि ये नियम विरुद्ध है, लेकिन कार्रवाई कब होगी ये देखना है। अधिक जानकारी के साथ उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, ये जो मसला सामने आया है 32 साल से ट्रांसफर ना होना और पत्र लिखने के बाद भी कोई एक्शन ना होना, कैसे इसे समझा जा सकता है? आखिर ये क्या मजबूरी है कि ट्रांसफर नहीं किया जा रहा है? देखिए, निश्चित रूप से महाराजगंज पीडब्ल्यूडी भ्रष्टाचार के आकंठ में कहीं न कहीं से डूबा हुआ है। 32 वर्षों से एक कर्मचारी जो कि एक ही जगह पर तैनाती जिसकी है, अपने आप में मुझे लग रहा है उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा ये केस होगा जो एक इतिहास बन रहा है। 32 वर्ष मतलब एक युग का निकल जाना, 3 दशक निकल जाना। 3 दशक से जो व्यक्ति महाराजगंज में बैठा हुआ है, निश्चित रूप से इस पे जो है शासन को संज्ञान लेना चाहिए। हालांकि इस विषय में जिलाध्यक्ष ने पत्र तो लिखा है, लेकिन अभी इस पर क्या कार्रवाई होने वाली है ये ठीक पता नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं से ये जो भिखारी प्रसाद नाम के व्यक्ति हैं जो पीडब्ल्यूडी में अपना पांव जमाए बैठे हैं, इनकी सेटिंग बताई जाती है कि सेटिंग बहुत ही अच्छी है और जो ठेकेदारी की प्रथा है उसको खुद ये मैनेज करते हैं, टेंडर को मैनेज करते हैं और तमाम तरह के इस तरह के एलिगेंस इनके पर जो है लगे हुए हैं। अब हो सकता है ये खबर चलने के बाद जो है अधिकारी हरकत में आए और इनका आनंद फानंद में तबादला हो, लेकिन ये तो निश्चित रूप से सोचनीय और विचारणीय बात है। बिल्कुल निश्चित तौर पर कि एक ही जगह पर जमे होने के बाद और जो चर्चा है उसके बाद पत्र भी लिखे गए, लेकिन बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन ठीक है, खबर का संज्ञान देखना होगा। बहुत शुक्रिया प्रदीप जी तमाम जानकारी के लिए आपका। कानपुर में महिला पुलिसकर्मियों की ड्यूटी को और भी आसान करने के लिए उनके बच्चों के लिए एक किलकारी हाउस का शुभारंभ किया गया है। किलकारी हाउस का उद्घाटन पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने फीता काट कर किया। अब ऐसे में जिन पुलिस कर्मियों के बच्चे छोटे हैं और ड्यूटी करते समय उनका ध्यान बच्चों पर आकर्षित होता है, उनकी सेवा भी खुद पुलिस के ही लोग करेंगे, जो कि एक सराहनीय पहल है। देखिए, पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मिशन शक्ति अभियान का फेज 5 चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज कानपुर पुलिस कमिश्नरेट में श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय के द्वारा इस किलकारी हाउस का उद्घाटन किया गया है, जिसमें कि सभी महिला पुलिसकर्मी एवं बाकी पुलिसकर्मियों के बच्चे यहाँ पर दिन में रह सकते हैं। उनकी देखभाल की जाएगी, उनका ध्यान रखा जाएगा। इसका मेन उद्देश्य ये है कि महिला पुलिसकर्मियों को ड्यूटी करने में काफी दिक्कतें आती हैं, अपने घर को संभालने में भी। वो लॉ एंड ऑर्डर में भी रहती हैं, बाकी तरह भी पुरुषों के बराबर काम करती हैं, लेकिन घर पे उनके बच्चों की देखभाल के लिए कोई नहीं होता, तो उनका दिमाग वहीं लगा रहता है, काफी परेशान भी रहती हैं। तो उन्हीं के लिए ये
किया गया है, जिसमें कि पुलिस परिवार के जितने भी बच्चे हैं उनका ध्यान यहाँ पर दिन में रखा जाए और हमारे जितने भी पुलिसकर्मी हैं वो निश्चिंत होकर। शामली में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत के मामले में दरोगा समेत 7 लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है। बता दें कि हरियाणा से प्रेमी युगल को बरामद कर बिजनौर ले जा रहे पुलिसकर्मी शामली एक अपने चचेरे भाई के मकान पर रुक गए थे, जहां युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिस पर मृतक के परिजनों की तहरीर के आधार पर दरोगा, हेड कांस्टेबल, महिला सिपाही, प्रेमिका और उसके परिजनों समेत 7 लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु शर्मा हमारे साथ शामली से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, जिस तरीके की वारदात हुई है कि जब लेकर जा रहे हैं और कहीं किसी निजी जगह पर रुक जाते हैं और यहाँ पर जो है हत्या हो जाती है या हत्या का आरोप लगाया जाता है, पुलिस के जिन लोगों पर, ये 7 लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है, अब ये कार्रवाई किस तरीके से आगे बढ़ेगी और परिवार के लोगों का क्या कुछ कहना है? जी, आपको बता दें, परिवार के लोगों का साफ साफ कहना है कि हमारे जो लड़का है इसकी हत्या की गई है, इसे हत्या के लिए उकसाया गया है और साफ साफ यहाँ पुलिस कर्मियों की लापरवाही सामने आ रही है। क्योंकि अगर रात को रुकना था तो वो थाने में रुक सकते थे या शामली पुलिस को बता सकते थे, लेकिन अपने निजी आवास पर रुक गए, जिस कारण से घटना हो गई। जी ठीक है, अब पुलिस इसमें किस तरीके की कार्रवाई की आगे बात कर रही है कि पुलिस के बड़े अधिकारियों को कोई बयान इसको लेकर? अभी उनका वर्जन नहीं आया है, लेकिन यही है कि मुकदमा दर्ज हो चुका है और आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस वैधानिक जो भी कार्रवाई होगी इसमें उसके लिए जुट गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी के लिए आपका। उधर चित्रकूट जिले में नवजात शिशु का अपहरण करने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। मामले में एक्शन लेते हुए पुलिस ने 3 दिनों बाद 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि बच्ची के अपहरण में पिता भी शामिल था, जिसने बच्ची का 1.5 लाख रुपए में सौदा किया था। उस बच्ची का पिता भी शामिल है। उसके पास इससे पहले 6 औलादें हैं, 3 बच्चे 3 बच्चियां। 7वीं औलाद को उसने इस तरह से सौदा किया था बेचने का, और इसी बहाने वो लेकर आया और जब उसे पैसे पूरे नहीं मिले तब उसने पुलिस में इस तरह की तहरीर देकर के मुकदमा लिखाया है। इसमें वो व्यक्ति जिसे बच्ची चाहिए थी, जिसने अवैधानिक तरीके से खरीद फरोख्त की, वो डॉक्टर जिसने इस पूरा षड्यंत्र किया, षड्यंत्र में मुख्य भूमिका निभाने वाली गुड्डी देवी और 2 अन्य जो गाड़ी लेकर के उनके साथ साथ आए थे, इन सबकी गिरफ्तारी हो गई है। अब माननीय न्यायालय के समक्ष इसे प्रस्तुत किया जा रहा है।